हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 4 के पेपर को देखने वाले हैं और ये पेपर है जून 2025 का पेपर। ठीक है, यूजीसी ने जून 2025 का पेपर है और इसके अकॉर्डिंग हम यूनिट 4 यानी हमारा वैचारिकी वाला जो पोर्शन है, वैचारिक पृष्ठभूमि वाला, उसे हम देखने वाले हैं। तो वैचारिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो इसमें जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं तो वो हम पहले देख लेते हैं, सो दैट आप क्वेश्चन को जो है वो आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वैचारिक पृष्ठभूमि वाला जो सेक्शन है उसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श जिसमें दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक हैं। तो अगर हम जो प्रश्न देखें, जो आपके सामने स्क्रीन पे जो प्रश्न है वह स्त्री आंदोलन से संबंधित है, यानी स्त्री विमर्श और स्त्री जो अभी आंदोलन की बात हो रही है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो हमारा यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित है। ठीक है, तो देखते हैं जो ये प्रश्न पूछा गया है। आपको इस सब टॉपिक्स में क्या कुछ पढ़ना है, पहले तो आपको इसकी जो सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है वो जो भी सब टॉपिक दिया गया है आपको उसे जानना है। ठीक है, प्लस पहले तो आप उसको अपने लेवल पे इसको पढ़ेंगे, जहाँ से आपको हो सकता है आलोचना की कोई किताब अगर आपको मिले तो वहाँ से ज़्यादा बेहतर है, या फिर पर्टिकुलर अगर टॉपिक के अनुसार अगर आप देखें मार्क्सवाद की कोई किताब से आप अगर उस टॉपिक को समझ सकते हैं तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपसे ना हो पाए यानी समय कम हो तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूनिट 4 से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को आप इकट्ठा कीजिए और वहाँ से आपको चीज़ें जो है वो मिल सकती हैं इससे संबंधित। ठीक है, जैसे अगर अभी इस प्रश्न को देखें तो इस प्रश्न में है स्त्री आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन है। ठीक है, पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1848 ईस्वी में नारी मताधिकार को वैधता प्रदान की है। दूसरा है 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया। तीसरा है बेट्टी फ्राइडन कृत द फेमिनिन मिस्टिक, अमेरिकी नारीवाद की महत्वपूर्ण पुस्तक है। चौथा है केट मिलेट की पुस्तक द फीमेल यूनिक, स्त्री आंदोलन का लैंगिक पाठ है। पांचवा है सुशान बेस्नेट की पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स की ने स्त्री आंदोलन को अतिवादी रूप दिया। तो इसमें आपसे पूछा गया है जो कथन है सत्य हैं वो आप, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा, यानी सी और बी ही इसका सही उत्तर है। 1946 में नारी की दशा पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर की महिलाओं के लिए समान राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया। तो ये आप एक पॉइंट्स में लिख सकते हैं स्त्री आंदोलन से संबंधित। दूसरा आपका है सी, यानी बेट्टी फ्राइडन कृत द फेमिनिन मिस्टेक, अमेरिकी नारीवाद की महत्वपूर्ण पुस्तक है। बाकी जो कथन है वो गलत है। ठीक है, तो जैसे अगर स्त्री आंदोलन वाला जो पोर्शन है ये आपका सब टॉपिक है, इसलिए आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके दो कथन जो सही कथन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ भी आप अगर इसके नोट्स बना रहे हों तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिले अपने टॉपिक से रिलेटेड आप उसे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न नवजागरण से संबंधित है, जिसमें आपका हिंदी नवजागरण है महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण है भारतेंदु हरिश्चंद्र और नवजागरण। तो 3 सेक्शन में इसमें इस टॉपिक को बांटा गया है। तो अगर हम देखें जो प्रश्न पूछा गया है वह भारतीय नवजागरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डॉक्टर शंभुनाथ के अनुसार भारतीय नवजागरण के विभिन्न रूपों से संबंधित है? पहला है बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है। दूसरा है हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व राष्ट्रवाद है, 1857 का स्वाधीनता संग्राम। तीसरा है महाराष्ट्र नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व ब्रिटिश राज्य विरोध है। चौथा है तमिल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व सुधारवाद है। पांचवा है केरल नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है। तो अभी हमें ये देखना है कि जो भारतीय नवजागरण से संबंधित है उन्हीं कथनों को चुनना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पहला, यानी ए और बी, बांग्ला नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व बुद्धिवाद है, और बी यानी हिंदी नवजागरण का केंद्रीय सार तत्व राष्ट्रवाद है, 1857 का स्वाधीनता संग्राम। ठीक है, तो ये दो जो प्रश्न हैं, यानी अगर हम भारतीय नवजागरण को देखें तो भारतीय नवजागरण में बांग्ला का भी नवजागरण आ जाएगा, तमिल, महाराष्ट्र सभी का नवजागरण आ जाएगा। यानी पूरे भारतवर्ष में अगर जब नवजागरण की लहर दौड़ी तो वहाँ पे क्या कुछ जो सार तत्व के रूप में
दिखाई दे रहा था उसे हमें देखना है, ठीक है। तो जैसे अगर बांग्ला का नवजागरण पूछा जाए तो वहाँ पे सार तत्व में क्या था, बुद्धिवाद था। अगर हम हिंदी नवजागरण की बात करें तो यहाँ पे केंद्र में क्या था, राष्ट्रवाद था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब आप वैचारिक पृष्ठभूमि वाले नोट्स को बना रहे होंगे तो भारतीय नवजागरण वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, बांग्ला नवजागरण के पॉइंट्स को लिखना है और हिंदी नवजागरण के पॉइंट्स को लिखना है। तो इसी तरीके से नोट्स तैयार होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही, ठीक है। तो यानी जो नोट्स आप किताबों से देखकर बनाते हैं वो तो हैं ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी अगर चीज़ों को ऐड करते जाएंगे तो वो आपका एक अच्छा नोट तैयार होता जाएगा इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। यह भी जो पॉइंट है आपका वैचारिक पृष्ठभूमि में है यूनिट 4 में। इससे जो प्रश्न पूछा गया है वह निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनोविश्लेषण से संबंधित है। पहला है मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है। ऑप्शन बी है एडिपस कॉम्प्लेक्स ग्रीक नायक इलेक्ट्रा के नाम पर है। ऑप्शन सी है फ्राइड का मानना है कि मानव का छोटा से छोटा व्यवहार भी सप्रयोजन होता है। ऑप्शन डी है एडलर के अनुसार लिबिडो अथवा कामवृत्ति का उतना महत्व नहीं है जितना अहम का है। ऑप्शन ई है युंग ने इड, ईगो और सुपर ईगो की परिकल्पना प्रस्तुत की है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सत्य कथन पूछे हैं, ठीक है। तो सत्य कथन जब पूछे हैं तो उस अनुरूप अगर हम देखें तो हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा कि अगर हम टॉपिक वाइज अगर अपने नोट्स को बना रहे हैं तो हम इन टॉपिक्स को ऐड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ACD, यानी मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है। और फ्रायड का मानना है कि मानव का छोटा से छोटा व्यवहार भी सप्रयोजन होता है। और डी, एडलर के अनुसार लिबिडो अथवा कामवृत्ति का उतना महत्व नहीं है जितना अहम का है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स जब आप मनोविश्लेषण का नोट्स बनाएंगे तो आप ये 3 पॉइंट्स भी उसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस यूनिट के लिए कोई सजेशन नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली इस बुक को फॉलो करना है। तो आप जब किताबें सर्च करेंगे या फिर आपको ये टॉपिक किसी भी किताब में मिल रहा है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर किताब नहीं है। जैसे आलोचना की परिभाषिक शब्दावली वाली जो किताब है समुनाथ की, वो मैंने आप लोगों को बताई थी, तो वो आप पढ़ सकते हैं। शायद अमरकांत की है, वो माफ़ करना, वो अमरकांत नहीं अमरनाथ है, ठीक है। तो डॉक्टर अमरनाथ की जो पुस्तक है जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को, तो वो जो बुक है आप उससे कुछ टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। अगर कुछ टॉपिक्स आपको ना मिले तो भी आप अदर बुक्स में उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ से भी कोई टॉपिक ना कवर हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक को लेंगे, वहाँ से आपको जितने भी सब टॉपिक्स मिल रहे हैं, प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं और UGC नेट एग्ज़ाम में इस टॉपिक से संबंधित आपको उसी को नोट्स फॉर्म में तैयार करना है, ठीक है। तो जब आप इसी तरीके से अगर जब प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी अकॉर्डिंग अगर आप नोट्स तैयार करेंगे तो मुझे लगता है एक बेहतर नोट्स आप इसके रिगार्डिंग बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ACD, यानी मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है। ऑप्शन सी है फ्रायड का मानना है कि मानव का छोटा से छोटा व्यवहार भी सप्रयोजन होता है। डी है एडलर के अनुसार लिबिडो अथवा कामवृत्ति का उतना महत्व नहीं है जितना अहम का है। अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है यह मार्क्सवाद से संबंधित है, ठीक है। वहाँ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद आपको दिखाई देते हैं। तो जो ये पोर्शन है वो मार्क्सवाद से संबंधित है। तो ये यूनिट 4 से ही प्रश्न है। अगर हम इससे देखें तो ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, ठीक है। पहला ऑप्शन है मार्क्स के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा ही इतिहास का मूलभूत निर्धारक तत्व है। ऑप्शन बी है उत्पादन के साधनों का स्वरूप सामाजिक संबंधों को निर्धारित नहीं करता है। ऑप्शन सी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यह बतलाता है कि समाज की उत्पादक शक्तियाँ निरंतर स्थिर रहती हैं। ऑप्शन डी है मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ऑप्शन ई है मार्क्स के अनुसार सामंतवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है, इसका सही उत्तर होगा ए और डी, यानी मार्क्स के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा ही इतिहास का मूलभूत निर्धारक तत्व होता है। और डी मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ठीक है। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित जो कथन है वह क्या है, ये 2 कथन है। मार्क्स के अनुसार समाज का जो आर्थिक ढांचा है वह इतिहास का मूलभूत और निर्धारक तत्व है, और दूसरा है मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ठीक है। हम अगला प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित।
अगला प्रश्न है आधुनिकता से संबंधित। यह प्रश्न भी जो है आपका यूनिट 4 से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर आधुनिकता से संबंधित है? पहला है उत्तर आधुनिकता महावृत्तांत के विरुद्ध है। ऑप्शन बी उत्तर आधुनिकता के चिंतन में ईश्वर सर्वोपरि है। ऑप्शन सी इसमें समतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार है। ऑप्शन डी उत्तर आधुनिकता स्वच्छंदतावाद की एक शाखा है। ऑप्शन ई इसमें आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार है। ठीक है, तो ये उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ACE यानी उत्तर आधुनिकतावाद महावृत्तांत के विरुद्ध है। इसमें समतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार है और इसमें आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार है। ठीक है, तो ये 3 जो पॉइंट्स है वह उत्तर आधुनिकता से संबंधित है। फिर से वही चीज़ दोहराऊंगी, जब आपको कहीं कोई पुस्तक ना मिले तो आप उत्तर आधुनिकता या फिर जितने भी अन्य सब टॉपिक्स हैं आप उसे किसी एक मतलब अपने नोटबुक में नोट करेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको नॉलेज मिल रहा है उसे वहीं उसी के नीचे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपका नोट्स तैयार होगा वो न केवल UGC नेट एग्ज़ाम के लिए बल्कि आगे जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आप देंगे हिंदी से संबंधित, वहाँ आपको ये इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अस्तित्ववाद से संबंधित है। तो अस्तित्ववाद से संबंधित कथन कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में है अस्तित्ववाद का मूलधार ही वैयक्तिक स्वच्छंदता है। ऑप्शन बी नीत्शे ने कहा था ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। ऑप्शन सी अस्तित्ववाद शब्द को 1940 के दशक में किरकेगाद ने गढ़ा था। ऑप्शन डी युद्ध और शांति एक अस्तित्ववादी कृति है। ऑप्शन ई छात्र अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक दोनों हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ABE यानी अस्तित्ववाद का मूलाधार ही वैयक्तिक स्वच्छंदता है। नीत्शे ने कहा था ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है और ई छात्र अस्तित्ववादी लेखक और चिंतक दोनों हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आप क्या करेंगे अस्तित्ववाद वाले सेक्शन में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इस चैप्टर को तैयार करना है। अगर आपको कोई किताब मिलती है तो आप उस किताब से भी इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइम है इसलिए मैं आप लोगों से यही अभी फ़िलहाल आप लोगों को सजेशन दूंगी कि आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको यूनिट 4 से जो भी आपको टॉपिक मिले उससे संबंधित जितनी भी जानकारी मिले आपको वो सब टॉपिक बनाते हुए उसके नीचे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न दलित आंदोलन से है। जो हमने सबसे पहला प्रश्न देखा था वो स्त्री आंदोलन से संबंधित था। तो दलित आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ आ रही है कि आपके पास सत्य कथन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर असत्य पूछे जाते तो भी वहाँ पे प्रश्न हो जाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है आपसे सत्य कथन पूछे जा रहे हैं, आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होंगे इसमें। पहला है महात्मा फुले ने 1863 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी 1913 में गुजरात विधानसभा ने दलितों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं और संस्थाओं के उपयोग का समान अधिकार दिलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन सी डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। ऑप्शन डी गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। ऑप्शन ई गांधी जी सिद्धांततः पृथक निर्वाचक मंडल के समर्थक थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा C और D यानी डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। और ऑप्शन डी यानी गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, C और D है यहाँ पे। ठीक है, गलती हो गई है, वहाँ पे गलत लिख हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का आंसर है। अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ आदिवासी विमर्श से संबंधित है? चूँकि ये प्रश्न भी विमर्श वाला जो प्रश्न है वह भी आपका यूनिट 4 से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न को हम इस यूनिट में शामिल करेंगे। ठीक है, तो पहला है जंगली फूल, दूसरा है नगाड़े की तरह बजते शब्द, ऑप्शन सी है मन मांझने की ज़रूरत, ऑप्शन डी मन मरंग गोड़ा नीलकंठ हुआ, ऑप्शन ई प्रमथ्यु गाथा। ठीक है, तो ये 5 रचनाएं हैं, इनमें से कौन सी कृति आदिवासी विमर्श से संबंधित है आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में ABD यानी जंगली फूल, नगाड़े की तरह बजते शब्द और D मन मरंग गोड़ा
नीलकंठ हुआ। ठीक है, तो ये 3 रचनाएं जो हैं वह आदिवासी विमर्श से संबंधित है। तो जब कभी आप रचनाओं को देखें तो यानी आप इन विमर्श को देखें तो विमर्श से संबंधित जो प्रमुख पुस्तकें हैं या जो रचनाएं हैं उन्हें भी देखने की ज़रूरत है। ठीक है, उत्तर आधुनिकता की या फिर अगर हम मार्क्सवाद की बात करें तो चर्चित जो रचनाकार कह रही हूँ, जो विचारक हैं, आप उनकी रचनाओं को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यूनिट 4 पढ़ना है। यानी अगर आपको कोई किताब नहीं मिल रही है और समय कम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ज़रिए आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, यानी इस सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।